नमस्कार। कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी लेकर किसानों के द्वार हम लाए हैं पूसा समाचार। पूसा समाचार के इस अंक में मैं डॉक्टर कपिला शेखावत और मैं डॉक्टर गिरिजेश सिंह मेहरा पूसा संस्थान की ओर से आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। गिरिजेश जी, आज के इस अंक में हमारे दर्शकों के लिए क्या खास है? जी, आज के अंक में हम दर्शकों को टेरेस गार्डनिंग, मधुमक्खी पालन, वर्मी कंपोस्ट बनाने की विधि, गेहूं की संरक्षण खेती, खरपतवार एवं उर्वरक प्रबंधन की जानकारी देंगे। और बड़े हर्ष की बात है कि हमें किसान लगातार जानकारी हेतु दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर नए नए विषय भेज रहे हैं और दर्शकों को हमारा नया सेगमेंट पूसा व्हाट्सएप सलाह भी बहुत पसंद आ रहा है। तो पिछले अंक की भांति इस बार भी हम पूसा व्हाट्सएप सलाह सेगमेंट में आपके द्वारा भेजी गई समस्याओं का समाधान साझा करेंगे और साथ ही साथ मौसम की जानकारी भी देंगे। कपिला जी, आजकल टेरेस गार्डनिंग काफी चलन में है। खासतौर पर शहरों में लोग अपनी छत या आंगन पर टेरेस गार्डनिंग कर रहे हैं और टेरेस गार्डनिंग के माध्यम से कई महत्वपूर्ण सब्जियों का उत्पादन घर की छत या आंगन में किया जा सकता है। टेरेस गार्डनिंग द्वारा कौन कौन सी सब्जियां, उनकी कौन कौन सी किस्में उगाई जा सकती है, इसके बारे में विस्तृत जानकारी दे रहे हैं पूसा संस्थान के विशेषज्ञ डॉक्टर पीके सिंह जी। जो शहरों में रहते हैं उनके साथ एक समस्या होती है कि वो अपनी ताजी, हरी और स्वस्थ सब्जियां कैसे प्राप्त करें। तो हम आपको यहाँ बताना चाहेंगे कि पोषक वाटिका हम सभी लोग कर सकते हैं। जिनके पास अपने छत है वो टेरेस गार्डनिंग कर सकते हैं, या जिनके पास नीचे जगह है तो अपनी वो पोषण वाटिका वहां पे लगा सकते हैं। या अगर इवन आप फ्लैट में भी रहते हैं और आपके पास बालकनी है जो 3 फुट चौड़ी और 6 फुट लंबी है और जिसमें सूरज की रोशनी आती है, तो आप अपने एक सीमित परिवार के लिए लगभग साल भर की, लगभग 10 महीने की अपनी हरी सब्जियां और स्वस्थ सब्जियां जो है वो अपने वहां से अपने किचन गार्डन से आप प्राप्त कर सकते हैं। इसमें जो आप किस्में लगा सकते हैं या जो सब्जियां लगा सकते हैं, तो उसमें जैसे पालक है, चौलाई है, हरी और लाल चौलाई है, पूसा साग है, सरसों की साग की तरह ही इसका इस्तेमाल होता है। इसके अलावा चाइनीज कैबेज है, नॉल खॉल है, ब्रोकली है, या अन्य जो भी पत्तेदार सब्जियां हैं एवं विदेशी सब्जियां, लेट्यूस है, पार्सले है, केल है, सेलरी है, गांठ गोभी है, इन सभी तरह की सब्जियों का हम उत्पादन अपने किचन गार्डन, रूफटॉप गार्डनिंग या टेरेस गार्डनिंग में हम इनका उपयोग कर सकते हैं। और इसके लिए हमारे पूसा संस्थान से बहुत सारी प्रजातियां भी जारी की गई हैं जिनको हम उपयोग में ले सकते हैं। जैसे पालक में हमारी पूसा भारती है, उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आल ग्रीन एक प्रजाति है पालक की, हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नॉलखॉल में पूसा विराट है और केल में हमारी KTH 64 है। पूसा साग है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। गाजर की एक प्रजाति पूसा नयन ज्योति है जो इस समय बुवाई के लिए उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आप मृदा रहित खेती का भी सहारा ले सकते हैं। हम जहाँ पे सॉलिड माध्यम का इस्तेमाल करते हैं, ठोस माध्यम का इस्तेमाल करते हैं, जो मिट्टी नहीं होती है लेकिन जो कोकोपीट है, परलाइट और वर्मीकोलाइट को हम 3:1:1 भार के अनुसार इसको हम इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आपने 3 बाल्टी कोकोपीट लिया तो 1 बाल्टी उसमें परलाइट और 1 बाल्टी वर्मीकोलाइट को हम मिक्स करके फिर एक माध्यम तैयार करते हैं। और उस माध्यम में कोई पोषक तत्व तो नहीं होता है, इसलिए हमें ऊपर से इसमें खाद पानी देना पड़ता है। और ये माध्यम मिट्टी की तुलना में 1/3 होता है इसका भार, तो इसलिए जो आपकी छत पर है वो वजन बहुत कम पड़ेगा। में कुछ छोटे मोटे औजारों की अब आवश्यकता पड़ती है, जिसके लिए जैसे हमारे पास खुरपी हो या छोटा सा हैंड हो जिसकी सहायता से हम निराई गुड़ाई कर सकें। और इसके अलावा एक रोज कैन की आवश्यकता होगी कि जो पानी डालने वाला हजारा होता है। बागवानी को हम वर्टिकल स्ट्रक्चर पे अगर आपने लगा रखा है तो उसमें फिर आपको ड्रिप का भी सहारा ले सकते हैं। आप ड्रिप पाइपलाइन को डालकर एक छोटे से मोटर पंप की सहायता से आप उसे चला सकते हैं। इसमें अगर आपको कोई कीड़ा आता है तो उस समय आप 2 मिलीलीटर जो नीम सीड कर्नल ऑयल होता है, नीम का तेल, आप उसको प्रति लीटर पानी के हिसाब से छिड़क सकते हैं। और जब पौधे बड़े हो जाते हैं तब इस मात्रा को आप 5 ml प्रति लीटर के साथ से पानी में मिलाकर फिर उसका स्प्रे कर सकते हैं। मधुमक्खी पालन किसानों के लिए एक उत्तम उद्यम के रूप में उभर रहा है और देश भर में कई किसानों ने पारंपरिक खेती के साथ साथ मधुमक्खी पालन भी शुरू किया है। जी बिल्कुल, मधुमक्खी पालन समन्वित कृषि का अभिन्न अंग भी है तथा किसानों के लिए आय वृद्धि का भी एक उत्तम स्रोत है।
पूसा संस्थान के विशेषज्ञ डॉक्टर बलराज सिंह जी मधुमक्खी उत्पादन की विस्तृत जानकारी दे रहे हैं। जब मधुमक्खी पालन की बात करते हैं तो मुख्य रूप से 2 पालतू प्रजातियां हम हिंदुस्तान में उनको मधुमक्खी पालन के लिए इस्तेमाल करते हैं, उपयोग में लेते हैं। एक तो जो प्रजाति आप यहाँ देख रहे हैं एपिस मेलिफेरा, इसको इटालियन बी बोलते हैं, और इसकी खूबी ये है कि इसको माइग्रेटरी मोड में हमें पालन करना पड़ता है। मान लिया सर्दी की फसलें खत्म हो गई, उसके बाद खाना, उसके बाद हमें इसको माइग्रेट करना पड़ेगा दूसरे स्थानों पे जहाँ पे खाना उपलब्ध हो। तो उस माइग्रेटरी मोड में इसका जो प्रोडक्शन है शहद का वो ज़्यादा होता है, और औसतन जो प्रति वर्ष इसका एक बक्से से जिसमें 8 से 10 चैम्बर हों, तो ऐसी स्थिति में इसका जो शहद का उत्पादन, अच्छी फसलें अगर हों, तो करीब 30 से 35 किलो जो है शहद इससे उपलब्ध होता है। शहद के अलावा बहुत सारी और चीज़ें हैं, जिसमें रॉयल जेली है, जिसमें मोम है, जिसके अंदर मधुमक्खियों का विष है, जिसका दवाइयों के अंदर इस्तेमाल होता है। और ये प्रजाति जो है, अगर मैं परागण की बात करूं तो बहुत सक्षम परागण करता है। इसके अलावा एक दूसरी प्रजाति और बहुत महत्वपूर्ण जो पालतू है, एपिस सेराना इंडिका, जो भारतीय मूल की है, खुद की हमारी इंडिजिनस है, एपिस सेराना इंडिका है। उसका जो प्रोडक्शन है वो स्टेशनरी मोड में एक जगह रखने से ज़्यादा उसकी जो है ना कारगर क्षमता ज़्यादा आंकी गई है। शुष्क और अर्ध शुष्क जलवायु वाले एरिड और सेमी एरिड रीजन्स, जहाँ पे इन दोनों प्रजातियों को पालना संभव नहीं है, बहुत दिक्कत आती हैं, तो ऐसी स्थिति में वहाँ पे 2 जंगली प्रजातियाँ, एपिस डॉर्साटा जिसको रॉक भी बोलते, बहुत सक्षम परागण करता है, और दूसरी एपिस फ्लोरिया जो छोटी है, लिटिल बी जिसको बोलते हैं, झाड़ी में किसी घास में भी छत्ता बना लेती है अपना, और एपिस डॉर्साटा बड़े बरगद के पेड़ों पर या बड़ी जो बिल्डिंग है उन पर लंबा छत्ता बनाती है। लेकिन दोनों की दोनों प्रजातियां जंगली जो हैं बहुत सक्षम परागण करता है। और जहां तक मधुमक्खी पालन की बात है, ये निश्चित रूप से एक तकनीकी कार्य है। तो इस प्रकार से ये एक साइंटिफिक बी कीपिंग के लिए प्रशिक्षण लेना आवश्यक है। इसमें हमारे देश में 26 सेंटर है ICRP के, पूसा संस्थान के अंदर भी हम कई बार ट्रेनिंग कराते हैं। तो इस प्रकार से जब तक कोई मधुमक्खी पालना चाहता है तो कोई युवा या किसान, उसको पहले ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। प्रशिक्षण लेने के बाद जब उसके पास सर्टिफिकेट आ जाएगा तो वह अनुदान ले सकता है। और इसमें मधुमक्खी पालन में एक और चीज़ है कि जब माइग्रेशन करते हैं और आपके पास प्रॉपर सर्टिफिकेट है और आप डिब्बे एक जगह से दूसरी जगह ले जाते, एक राज्य से दूसरे राज्य में, तो उसमें कोई रुकावट नहीं होती। जो किसान जैविक खेती करते हैं उनके लिए वर्मी कंपोस्ट का उपयोग मृदा स्वास्थ्य वर्धन के लिए बहुत लाभकारी है। वर्मी कंपोस्ट खाद से मृदा की गुणवत्ता बढ़ने के साथ साथ किसान अपने घरेलू या फसल अवशेषों का उचित प्रबंधन भी कर सकते हैं। पूसा संस्थान के विशेषज्ञ डॉक्टर शिवाधर मिश्रा जी बता रहे हैं कि लघु एवं सीमांत किसान किस तरह स्वयं ही वर्मी कंपोस्ट बनाकर उसका उपयोग भी कर सकते हैं। वर्मी कंपोस्टिंग या केंचुए की खाद, इसकी लोकप्रियता आजकल हमारे किसान भाइयों में बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। इसके अलावा ये वर्मी कंपोस्टिंग ऐसी चीज़ है कि इसको हमारे सभी किसान भाई अपने घर पर बड़ी आसानी से बना सकते हैं। जिनके पास जानवर हैं और जिनके पास जानवर नहीं भी हैं, वो भी जो व्यर्थ पदार्थ खेती के बचे कुछ हैं, उनसे वर्मी कंपोस्ट आसानी से बना सकते हैं। पूसा संस्थान ने आजकल कुछ ऐसी विधियां विकसित कर दी हैं जिससे हमारे किसान भाई जिनके पास बहुत ज़्यादा संसाधन नहीं है, वो भी बहुत अच्छे तरीके से इसको कर सकते हैं। एक तो ऐसा है कि आप सीधे सीधे अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आपके पास अगर पेड़ खड़े हैं, पेड़ के नीचे भी आप एक विंडरो या एक मेड़ जैसी बना सकते हैं, जिसकी की ऊंचाई लगभग 1.5 फीट ही रखी जानी चाहिए और जिसकी चौड़ाई 1 मीटर से 1.5 मीटर तक, जहां तक आपका हाथ पहुंच जाए उतने रखनी चाहिए, और लंबाई आपके पास जितनी जगह है उपलब्ध हो उसमें बनाना चाहिए। गोबर या गोबर के साथ मिक्स जो भी हमारे खेती से बचे हुए खरपतवार या कभी कभी फसल अवशेष वगैरह को हम प्रयोग कर सकते हैं। और इनको प्रयोग करने से पहले हम गोबर को सीधा सीधा ताज़ा गोबर प्रयोग नहीं करते हैं, करीब 15 से 20 दिन पुराना गोबर ही प्रयोग करते हैं। इस प्रकार हम जो बेड बनाते हैं, एक तो बिना किसी उसके बनाते हैं कि आप कुछ भी नहीं है तो आप ऐसे ही ढेर बना दीजिए। दूसरा, आजकल जो खुली ईंटों का सिस्टम भी हम लोगों ने एक विकसित किया है। जो खुली ईंटों के सिस्टम में भी हम यही करते हैं कि 3 फीट चौड़ा लगभग बेड बनाते हैं और इसको लंबाई आवश्यकता अनुसार जितनी जगह आपके पास हो और चौड़ाई जहाँ तक हाथ पहुँच जाए, तो वो लगभग 1 से 1.5 मीटर तक होता है, तो उसे आप बना सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा डायमेंशन या कहना चाहिए कि लंबाई चौड़ाई पे ध्यान देने की जरूरत नहीं, हाथ आपका पहुँच जाए चौड़ाई है, लेकिन ऊंचाई इसकी विशेषकर ध्यान रखी जाती है कि 1.5 फीट से ज़्यादा होने पर केंचुए नीचे नहीं जा पाते हैं और वो
जो खाद है अच्छी नहीं बनती है। तो इसलिए 1.5 फीट बहुत अच्छी मानी जाती है, 45 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर तक इसकी ऊंचाई रखी जाए। और इन केंचुओं को जो आप ढेर बनाते हैं उसमें आप ये अंदाजे से ये देखिए कि 1 घन मीटर, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर लंबा, 1 मीटर ऊंचा अगर गोबर का ढेर है तो उसमें 1000 केंचुए छोड़ने से काम चल जाता है। जब हमारी खाद तैयार हो जाती है तो हम जो मेड़ बनी हुई होती है उसको आधा करके एक साइड में समेट देते हैं और उसके बगल में ही दूसरा ताज़ा पदार्थ लगा देते हैं। हम देखते हैं कि 10 से 15 दिन में सारे केंचुए उसमें दूसरे वाले लाइन में आ गए हैं और आपकी जो तैयार खाद है उसको आप इकट्ठा कर सकते हैं और छान कर उसको प्रयोग करने लायक बना सकते हैं। इसके अलावा छोटे छोटे कंटेनर्स, अगर कोई टूटे हुए वॉश बेसिन है, बाल्टी है, गमला है, इन सभी में हम वर्मी कंपोस्ट को बना सकते हैं। किसान भाइयों, रबी फसलों में गेहूं एक प्रमुख अनाजी फसल है जिसकी बुआई लगभग शुरू हो चुकी है। यूं तो गेहूं की बुआई के कई तरीके हैं, किंतु प्राकृतिक संसाधनों के उचित उपयोग एवं संरक्षण हेतु संरक्षण कृषि या जीरो टिलेज की जानकारी किसान भाइयों को अवश्य होनी चाहिए। परंतु संरक्षण खेती में खरपतवार एक प्रमुख चुनौती होती है। खरपतवार नियंत्रण के साथ साथ किसानों को उर्वरक प्रबंधन की भी जानकारी दे रहे हैं पूसा संस्थान के विशेषज्ञ डॉक्टर टी.के. दास जी। कंजर्वेशन एग्रीकल्चर यानी संरक्षण कृषि में बिना जुताई में फसल अवशेष के साथ गेहूं की बिजाई होती है। इसमें एक विशेष प्रकार मशीन जैसे टर्बो सीडर, हैप्पी सीडर का इस्तेमाल करके गेहूं की बिजाई होते हैं। गेहूं की फसल उगाने के लिए संरक्षण कृषि में हो चाहे फसलित खेती हो, बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इनमें सबसे प्रमुख है खरपतवार। खरपतवार कई तरह होते हैं, जैसे संकीर्ण पत्ते वाले खरपतवार में से प्रमुख है गुल्ली डंडा या मांडूसी, बलोरी और गेहूं की मामा और जंगली जोई। चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार में से प्रमुख है बाथुआ, सेंजी, चटपटा और कृष्ण नील इत्यादि। तो खरपतवार नियंत्रण करने के लिए सल्फोसल्फिरॉन 25 ग्राम और नेट सल्फ्यूरॉन 4 ग्राम को 400 लीटर पानी में घोल बनाकर गेहूं के बुआई के 25-30 दिन बाद इनका छिड़काव करना चाहिए। जहाँ पे बलोरी खरपतवार नाशियों से प्रतिरोध क्षमता अर्जन किया है, उस क्षेत्र में पायरोक्सासल्फोन 127.5 ग्राम प्रति हेक्टेयर और पेंडिमिथिलिन 750 ग्राम प्रति हेक्टेयर को 400 से 500 लीटर पानी में घोल बनाकर गेहूं के बुआई के 1-2 दिन बाद छिड़काव करें। गेहूं का संरक्षण कृषि में पोषक तत्व का की बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव है। पोषक तत्व जैसे 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फॉस्फेट और 40 किलोग्राम पोटास का इस्तेमाल करना चाहिए। गेहूं के बुआई के साथ 1/3 नाइट्रोजन और पूरी फॉस्फेट और पोटास को डालना चाहिए और बाकी जो 2/3 है तो 1/3 25 दिन के बाद, पहले सिंचाई के बाद और एक बाल आने से पहले 60-65 दिन में नाइट्रोजन का प्रयोग करना चाहिए। और किसी किसी क्षेत्रों में जहाँ पे मिट्टी में जिंक यानी दस्ता का मात्रा कम हो और गेहूं में इनका डेफिशिएंसी सिम्टम कभी देखा गया, तो उन क्षेत्रों में करीब 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति हेक्टेयर का हिसाब से बुआई से पहले डालना चाहिए। आइए अब शुरू करते हैं पूसा समाचार का खास सेगमेंट पूसा व्हाट्सएप सलाह, जिसमें हम आपके खेती किसानी से जुड़े प्रश्नों का समाधान बताएंगे। दीवान खेड़ा फजिल का पंजाब से अंकुशदीप जी ने अरहर में पॉट बग की समस्या बताई है। इसके समाधान के लिए डेल्टा मेथ्रिन की 200 मिलीलीटर मात्रा 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। समस्तीपुर बिहार से रविशंकर कुमार जी ने गोभी वर्गीय सब्जियों में डायमंड बैकमॉथ का प्रकोप बताया है। इसके समाधान हेतु क्लोरन ट्रेनिलीप्रोल का 20 मिलीलीटर की मात्रा 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें।
बरौली पलवल हरियाणा से हरेंद्र बैंसला जी ने करेले में 2 समस्याएं बताई है। उनकी पहली समस्या है फल मक्खी का प्रकोप। उसके नियंत्रण के लिए मैलाथियान नामक रसायन की करीब 100 मिलीलीटर मात्रा 200 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति एकड़ छिड़काव करने से इसका नियंत्रण संभव है। उनकी दूसरी समस्या है विषाणु का प्रकोप। विषाणु कीड़ों के द्वारा फैलता है और कीड़ों के नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रिड नामक जो रसायन है उसकी करीब 100 मिलीलीटर मात्रा 250 से 300 लीटर पानी में घोलकर प्रति एकड़ छिड़काव करने से कीड़ों का नियंत्रण होता है और विषाणु जनित बीमारी कम होती है। रूपवास पचगई बुलंदशहर से सोमवीर सिंह जी ने बंद गोभी की समसामयिक सस्य क्रियाओं के बारे में जानकारी चाहिए है। तो इस समय उचित निराई गुड़ाई करें और नाली पद्धति से सिंचाई करें। फसल रोपाई के 42 से 45 दिन के बाद शेष नाइट्रोजन की मात्रा जो करीब 25 किलोग्राम प्रति एकड़ है उसको सायकाल में टॉप ड्रेसिंग करें। अच्छी बढ़वार के लिए आवश्यकतानुसार 1% यूरिया के घोल का भी छिड़काव कर सकते हैं। अच्छी बढ़वार और गुणवत्ता के लिए सूक्ष्म तत्वों के मिश्रण जिसको माइक्रोन्यूट्रिएंट मल्टीप्लेक्स भी कहते हैं उसकी 400 ग्राम मात्रा 200 लीटर पानी में घोल के प्रति एकड़ से छिड़काव करें। आइए सुनते हैं आने वाले 7 दिनों में देश भर में मौसम का पूर्वानुमान। भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा दिए गए मौसम पूर्वानुमान के अनुसार अगले 3 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिमी भारत के कुछ हिस्सों में तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट की संभावना है। अगले 4 से 5 दिनों के दौरान केरल, माहे और कर्नाटक में ज्यादातर स्थानों पर वर्षा की संभावना है। तमिलनाडु, पुडुचेरी, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना है। ओडिशा और लक्षद्वीप में अलग अलग स्थानों पर वर्षा की संभावना है। देश के शेष भागों में शुष्क मौसम की संभावना है। प्रिय किसान भाइयों, बहनों एवं दर्शकों, आशा करते हैं पूसा समाचार का यह अंक आपको पसंद आया होगा। आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमारे संस्थान के चैनल को सब्सक्राइब करें और पूसा समाचार के हर अंक का लाभ उठाएं। हमारे फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल को भी जरूर फॉलो करें। अपनी समस्याएं या अधिक जानकारी हेतु इस नंबर पर व्हाट्सएप जरूर करें। पूसा समाचार में खेती किसानी से जुड़े कुछ अन्य महत्वपूर्ण विषयों के साथ अगले शनिवार हम फिर हाजिर होंगे। तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।